नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कैरियर कंचन पे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ खास बातचीत में उपस्थित हैं अनुजा सिन्हा जी, जिन्होंने 64वीं बीपीएससी में सफलता प्राप्त कर राजस्व अधिकारी के रूप में चयनित हुई है। तो सबसे पहले आपको शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप पहले मुझे बताएं मेरे छात्रों कि आपने इस शानदार सफलता के लिए कैसे शुरुआत किया, आपकी स्कूली शिक्षा कैसी रही, प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही। पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे छात्रों को बताएं। प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम अनुजा सिन्हा है। इस बार की 64वीं बीपीएससी परीक्षा में मुझे रेवेन्यू ऑफिसर का पद मिला है। और मैं अगर अपनी फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे पिता श्री आलोक रंजन सिन्हा सेंट्रल जीएसटी में कार्यरत हैं। मेरी माता का देहांत 2015 में ही हो गया था। मैं अपने बड़े भाई भाभी के साथ यहाँ पे आशियाना नगर में रहती हूँ। और अगर मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मेरी जो स्कूली शिक्षा है मुख्यतः डीएवी पब्लिक स्कूल से हुई है। और मेरा ग्रेजुएशन वनस्थली विद्यापीठ जो कि राजस्थान में वहाँ से हुआ है। मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। एंड मैंने एमए भी किया है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इग्नू। मैं यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हूँ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम वेरी नेचुरल ऑप्शन फॉर टेकिंग इट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट इन बीपीएससी एग्जामिनेशन। चलिए, तो अनुजा जी, आप मेरे छात्रों को यह बताएं कि आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से की? मैंने सर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया बहुत ही सही तरीके से। तब मुझे ये पता चला कि जो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से बीपीएससी पीटी में क्वेश्चंस मुख्यतः रूप से अधिक नंबर में आते हैं। पहला मैंने एनालाइज किया कि हिस्ट्री जो बहुत मेजर रोल प्ले करता है, उसके बाद साइंस वाला पोर्शन और तीसरा करंट अफेयर्स। तो पहले मेरा जो टारगेट था ये तीनों सब्जेक्ट पे रहा। तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री की जो तैयारी मैंने की, एक तो मैंने दर्शिका एक बुक आती है बिहार स्पेसिफिक, मैंने उसको पहले अच्छे से पढ़ा और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि उसमें हर कुछ इनफैक्ट एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन इट। तो बहुत मुझे फ़ायदा हुआ। और दूसरी चीज़ की मैंने लूसेंट से एक बार रीडिंग की साइंस की और हिस्ट्री की। तो एक मुझे पता चल गया कि क्योंकि उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बीपीएससी परीक्षा में पीटी में, तो वो चीज़ वहाँ से कवर हुआ। बाकी मैंने पॉलिटी जो है वो लक्ष्मीकांत से पढ़ा और ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th और 12th की। बाकी करंट अफेयर्स मैंने प्रतियोगिता दर्पण का जो मंथली कंपाइलेशन आता है उससे मैंने तैयारी की। जी बिल्कुल। अनुजा सिन्हा जी, आप मुख्य प्रारंभिक परीक्षा की जब आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो आपको कैसा महसूस हुआ कि क्या आप कम समय में, क्योंकि समय बहुत कम होता है प्रारंभिक परीक्षा के बाद मेंस के लिए, तो आपको कैसा अनुभव लगा कि इतने कम समय में आप तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे या नहीं, कि आप बिल्कुल घबरा चुकी थी? ऐसा क्या फील कर रही थी आप उस समय? हाँ सर, पीटी देने के बाद तो ऐसा लग ही रहा था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ का कुछ पता नहीं रहता एग्जैक्टली। पर हाँ, एक रेंज में था। तो पहले तो मैं उतनी तैयारी में नहीं थी कि पता नहीं होगा कि नहीं, बट जैसे रिज़ल्ट आया तो उसके बाद मैं एकदम से मैं तैयारी में लग गई। और उसके बाद मैंने फिर से वही अपना जो स्ट्रैटेजी थी पीटी के लिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया। क्योंकि आप देखेंगे कि बीपीएससी सिलेबस में जीएस 1 के हिस्ट्री पोर्शन में तो सिलेबस बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, बाकी कुछ एरियाज़ में नहीं किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका जो बेस बनता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो अब मैं बताना चाहूँगी सर कि किस तरह से मैंने जीएस 1 जीएस 2 अपने छात्रों को बताएं कि आपने किस तरीके से मुख्य परीक्षा की तैयारी की और इस तैयारी में किन किन लोगों का योगदान रहा है जो आपकी मुख्य परीक्षा में सफल आपको करवाए हैं। तो प्लीज़ मुझे बताएं। सर, जीएस 1 में पहले जैसे कि हम जानते हैं कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर है, फिर उसके बाद जो करंट अफेयर्स है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, एंड थर्ड जो स्टैट्स वाला पोर्शन है। तो हिस्ट्री जैसा कि मैंने बताया बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब है सिलेबस में। तो वो मैंने वही बिहार दर्शिका बुक में ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, उस पर मैंने काम किया। उसको मैंने एक हिस्ट्री के लिए मैंने ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ लिया और एक नोट्स बना के, मैंने उसमें बहुत एक आंसर तैयार किया हर क्वेश्चन के लिए। और उसमें बहुत सारे मैप्स, डायग्राम्स बहुत सारे उसमें इंक्लूड किए
और दूसरा जो है करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन है, जो नेशनल और इंटरनेशनल है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैंने यहाँ इसकी तैयारी विजन आईएएस की बुक आती है और कैरियर कंचन का एक करंट अफेयर्स की बुकलेट है, उसको मैंने रेफ़र किया। और तीसरा जो स्टैट्स है वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बार बार बना के एक अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप की, क्योंकि उसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमें 2 ही करने होते। तो मैंने देखा कि मैं 2 क्वेश्चन एक घंटे में कि कैसे कर पाती हूँ, कितने कम समय में मतलब मैं उसको मैनेज कर पाती हूँ। तो मैंने हमेशा डेली 1 घंटे देना स्टार्ट कर दिया राइट फ्रॉम द बिगनिंग। तो मेरा ठीक ही रहा स्टैट्स वाला एरिया। एंड अगर मैं जीएस 2 की बात करूं तो उसमें पहला सेक्शन है पॉलिटी, दूसरा है इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी, एंड तीसरा उसमें है साइंस एंड टेक। तो पॉलिटी मैंने फिर से लक्ष्मीकांत से पढ़ी और मेरा सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मुझे वहाँ स्पेसिफिकली कुछ अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन और एमए की जो बुक्स थी उसी में से रेफ़र किया और वो हो गया। और बाकी यहाँ पे आंसर राइटिंग पे फिर से एक बार तैयारी मतलब आपकी अलग तरीके से होनी चाहिए कि सिर्फ लिखना ही नहीं है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ की आप अपने आंसर से आप कॉपी जो चेक कर रहा है उसको आप एक विजिबल ट्रीट दीजिए कि आपकी वो उसे आंसर को ढूंढना ना पड़े एग्जामिनर को, वो आराम से देखे क्वेश्चन के डिमांड को आप फुलफ़िल कीजिए। आपका एम ये होना चाहिए पॉलिटी के लिए कि आप सुप्रीम कोर्ट्स के कोई जजमेंट्स को इंक्लूड करें, कोई रिपोर्ट्स है, जैसे गवर्नर का आया था क्वेश्चन तो मैंने एआरसी रिपोर्ट को इंक्लूड किया था। तो ये सब चीज़ें जो रिपोर्ट आती हैं वो सब सेकेंड एआरसी की बहुत सारी आंसर को के लिए मैंने सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट्स को कोट किया था। और अगर मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमी की बात करूं तो ज्योग्राफी मैंने एनसीईआरटी से एक बार फिर से जो पीटी के लिए पढ़ाई की थी पर वही मैंने रिवाइज़ किया। पर मेंस में क्या है थोड़ा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आता है, जैसे क्लाइमेटिक चेंज, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे आपकी तैयारी थोड़ी सी लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्योग्राफी के कैसे क्वेश्चन, तो वही मैंने फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही बेस बनाया। और इकोनॉमी की बात करें तो आप इकोनॉमी में क्या है कि आप फिर से प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, ये सब हमेशा रिपीट होते हैं। तो आप इस पे अपना एक नोट्स बना सकते हैं। इन सब टॉपिक पे मैंने गूगल किया था और एक अच्छा एक हर डायमेंशंस पे क्वेश्चन बना लिया था। और दूसरी चीज़ मैंने ये की थी कि मैंने यूपीएससी के जीएस 3 का सिलेबस जो है वो मैंने डाउनलोड कर लिया, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक डिस्क्राइब है, तो वो बेस बना के मैंने बीपीएससी के लिए इकोनॉमिक्स की तैयारी की। और तीसरा जो साइंस एंड टेक है, फिर से यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही मतलब नाम लूँगी क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहा। क्योंकि जो आप समझेंगे कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब हमेशा ऐसे रिपीट होते हैं हर अल्टरनेट ईयर पे, तो आप टॉपिक वाइज इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये तो सर मेरा GS1 और GS2 का ये रहा। तो जैसा कि अनुजा सिन्हा जी ने बताया कि उन्होंने किस प्रकार से जीएस पेपर 1 और पेपर 2 को उन्होंने अच्छे तरीके से कवर किया और लगातार प्रैक्टिस के माध्यम से ही आज वे इस सफलता को हासिल की है। तो मेरे छात्रों से यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इनके द्वारा जो बताए गए निर्देश है उनके अच्छे तरीके से आप लोग पालन करें। तो जैसे कि अनुजा सिन्हा ने आपको बताया है कि उनका जो ऑप्शनल पेपर था वो पीए था, तो अनुजा सिन्हा जी आप बताएं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी आपने कैसे किया और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में चयन करने के लिए आपके पास विचार कहाँ से आया, कौन इसके पीछे आपको बताया, ऐसा सुझाव दिया कि मतलब कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले, आप इसमें अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं, तो हमारे छात्रों को आप बताएं। जी सर, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट रहा है और फिर मैंने एमए भी किया है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही मैंने ऑप्शनल रखा क्योंकि एक मेरा एक बढ़िया बैकग्राउंड रहा है उसमें। तो और मैंने तैयारी जो अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो वो इग्नू का मटेरियल और अरिबम की बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1 एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 दोनों पेपर के लिए अरिबम की बुक आती है, तो उसी से मैंने तैयारी की। बाकी मैंने अगर मैं मेंस टेस्ट सीरीज़ की बात करूं
तो उसमें मैंने करियर कंचन जो कोचिंग है उसको मैंने ज्वाइन किया था और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उत्तम सर के गाइडेंस में मैंने उसको तैयारी अपनी रखी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। और करियर कंचन में मैंने पूरा एक फुल मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे था। तो मुझे ये क्योंकि यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और उमेश सर खास करके वो थोड़ा ज़्यादा मतलब एकदम बच्चों के प्रति उनका डेडिकेशन है, तो हमें भी प्रेरित करता है मेहनत करने के लिए। तो क्योंकि मेंस में क्वालिफाई करने के पीछे मैं बिल्कुल श्रेय करियर कंचन का ही देना चाहूँ, क्योंकि यहीं से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हर डायमेंशंस पे क्वेश्चन पूछे जाते थे यहाँ पे, तो एनालिसिस वहाँ से अच्छा हुआ मेरा। तो इस प्रकार। तो अनुजा सिन्हा जी, जैसा कि आपने करियर कंचन के बारे में बताया, तो आप हमारे छात्रों को करियर कंचन के प्रति क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप छात्रों को बताएं कि करियर कंचन में क्या सचमुच पढ़ाई अच्छी हो रही है या नहीं, क्योंकि आप यहाँ की छात्रा रह चुकी है और आपको काफ़ी अच्छे समय तक यहाँ का अनुभव भी है। तो आप हमारे छात्रों को इसके बारे में बताएं कि आपका करियर कंचन के साथ अनुभव कैसा रहा? जी सर। मैं करियर कंचन में ऐसे क्लासरूम प्रोग्राम से तो मैं नहीं जुड़ी, लेकिन मैं मेंस टेस्ट सीरीज़ और इंटरव्यू प्रोग्राम में मैं जुड़ी रही। तो मैंने पूरा यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ लिखा और मॉक इंटरव्यूज़ दिए यहाँ पे। तो मुझे बहुत ही यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव है। और आप जनरली सुनते होंगे कि दूसरे कोचिंग्स में टेस्ट तो होते हैं पर कॉपी पता नहीं मिलती या फिर अच्छे से चेक नहीं होती, पर यहाँ पे बिल्कुल हमारा वीकली टेस्ट होता था। तो हर वीक पिछले वीक के टेस्ट के पेपर हमारे हाथ में होते थे और एक बहुत ही एक पर्सनल गाइडेंस की जो मैंने बात कही है वो तो है ही यहाँ पे। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि यहाँ के करंट अफेयर्स को मैंने फॉलो किया था। तो मुझे लगता है कि पटना में करियर कंचन कोचिंग का बहुत बड़ा रोल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुजा सिन्हा जी। और आप मुझे आगे ये बताएं कि आपका इंटरव्यू का सफ़र कैसा रहा? इंटरव्यू का थोड़ा सा मेरा इंटरव्यू मैं कह सकूँगी कि ठीक ही हुआ सर। आपने करियर कंचन में भी इंटरव्यू मॉक टेस्ट दिया था, तो वहाँ से आपने क्या अनुभव प्राप्त किया? और आपके इंटरव्यू बोर्ड में जब आप उनके सामने शामिल हुए, प्रेजेंट हुए, तो आपको क्या कुछ अनुभव फील हुआ कि हमने वहाँ पे जो मॉक टेस्ट दिया उनका कुछ हम अनुभव यहाँ पे शेयर कर सकते हैं? कैसा फील हुआ आपको? सर मैंने यहाँ पे 5 से 6 मॉक दिया था करियर कंचन में। और तो इससे क्या हुआ कि एक जो डर होता है मन में बोर्ड को फेस करने के लिए, वो चला गया था। और ये उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं जब रियल इंटरव्यू था मेरा, तो मैंने एंटर किया, मुझे 1% भी डर नहीं लग रहा था। और वो इंटरव्यू कब ख़त्म हुआ, मतलब वो बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड और बहुत अच्छे से हम लोग से बातचीत ही कर रहे थे। कोई ऐसे क्वेश्चन आंसरिंग वाली चीज़ मुझे तो नहीं लगी और मैं निकल के बाहर आ गई। फिर मैं सोच रही थी कि मेरा इंटरव्यू हो गया। तो इस काइंड ऑफ जो है कि करियर कंचन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इतनी बार मैंने जो दिया और वो डर सर ख़त्म हो गया था बार बार मॉक देने से। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अनुजा सिन्हा जी, ये बताएं कि आप हमारे छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो छात्र हमारे प्रारंभिक परीक्षा देना चाह रहे हैं या फिर जो इसकी तैयारी में अभी बिगनर्स है, जो अभी सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए? कई सारे छात्र परेशान रहते हैं कि सर जो कटअप अभी हाल में देखा आपने 66वीं का, तो कई सारे छात्र का रिजल्ट भी नहीं हुआ, तो लोग बहुत परेशान है कि सर तैयारी कैसे करें। तो हमारे छात्रों के लिए आपका क्या संदेश है, उन्हें कैसे तैयारी करना चाहिए, कैसे आपने बनाया पूरा रणनीति, किस प्रकार की आपने की अपनी तैयारी के दौरान, तो वो आप हमारे छात्रों को बताएं। देखिए, पीटी में जो बिगनर्स हैं, बिल्कुल ये थोड़ा बहुत डर तो पीटी में लगता है, क्योंकि प्रीलिम जो बहुत ही डाइसी है, कट ऑफ का रहता है यहाँ पे। तो आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बनाइए। और दूसरी है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट सीरीज़ आप अगर ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कोचिंग में, यहाँ की भी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है, आप वो ज्वाइन करें। या फिर आप नहीं भी करते हैं तो टेस्ट सीरीज़ आप मार्केट से लेके आएँ, उन्हें घर पे सॉल्व करें एक टाइमर लगा के, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट करना आ जाएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है उस टाइम पे। और दूसरा है कि बिल्कुल आप कुछ भी पढ़िए तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, और कोई एक सोर्स को रेफ़र कीजिए। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम,
बिहार दर्शिका जो मैंने बिहार के लिए पढ़ाई की थी, साइंस के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा था, और ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी। और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, और रिवीजन ही देखिए काम आएगा पीटी में भी और मेंस में भी। और मेंस की मैं बात करूँ तो एक बेस तो बन जाता है प्रीलिम्स के बाद, लेकिन मेंस में क्या है कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आपको एक ऐसा आंसर तैयार करना है हर टॉपिक पे जो एक अलग आंसर हो, और बिल्कुल एक कम लिखने की कोशिश कीजिए, और कम शब्दों में, मतलब मेरा मतलब है कम शब्दों में अपने आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। पेज भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप जितना भी मैप्स, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट के थ्रू अपने आंसर को दिखाएंगे, आपका उतना इफ़ेक्टिव होगा, आप डिमांड को फुलफ़िल करेंगे, क्योंकि आप कम समय में ही आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, ये लाइक डायग्राम्स बना के, फ्लो चार्ट बना के। तो अनुजा सिन्हा जी, हमारे छात्रों को एक और बड़ी समस्या होती है टाइम को लेकर के, और लगातार हम लोगों से पूछते रहते हैं कि सर कितना समय पढ़ा जाए, 10 घंटा 12 घंटा। तो समय को लेकर के छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ा जाए। तो आपने कितना घंटा समय दिया था इसमें, आपने कितने घंटे पढ़ाई किए थे, हमारे छात्रों को बताएं ताकि वे भी इतने घंटे पढ़ करके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। जी सर, देखिए नंबर ऑफ़ आवर्स तो मुझे नहीं लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। हाँ, पर एक मिनिमम टाइम जो होता है 5 to 6 आवर वो तो पढ़ने ही होते हैं, क्योंकि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है। और मैं द हिंदू पढ़ती थी, तो मुझे तो उसमें 1 से 1.5 घंटा लगता था। तो मेरा भी जो स्टडी प्लान था वो 8 आवर्स का तो था ही। पर सर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जॉब में हैं, तो फिर तैयारी उतनी, मतलब उतना समय नहीं मिल पाता उनको। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, आपके पास जितना ही समय, अगर 4 घंटे भी हैं, अगर आप डेली उतना पढ़ रहे हैं विथ फोकस, तो बिल्कुल क्रैक होगा। 8 घंटे पढ़ने से, 10 घंटे पढ़ने से नहीं होता। एक बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखिए अपने सब्जेक्ट के साथ, ऑनेस्टी दिखाइए, और बस एक प्लान के तहत चलिए, तो बिल्कुल सफलता जी बिल्कुल। तो देखा अपने छात्रों के अनुजा जी ने जैसा बहुत बड़ी बात कही आपके लिए कि आपको पढ़ाई में सबसे आवश्यक चीज़ है कि आपको ऑनेस्टी दिखानी होगी। आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने से एक सफलता हासिल नहीं होने वाली है। आप यदि 4 घंटे भी पूरा ईमानदारी से पढ़ते हैं, एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में पढ़ते हैं, तो आपकी तैयारी जरूर अच्छी होगी और आप अंतिम सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो इसके डरे नहीं। जो छात्र बोलते हैं कि मैं 15 घंटा पढ़ता हूँ, 12 घंटा पढ़ता हूँ, उसके बातों में आप नहीं आए। आप जितने भी समय आपके पास है उस समय का आप भरपूर सदुपयोग करें और पूरा एकदम ईमानदारी से पढ़ें और निरंतर पढ़ें। ऐसा नहीं कि आज पढ़ें फिर कल आपने अब्सेंट कर दिया, ऐसा नहीं है ना अनुजा जी? एकदम निरंतर आप पढ़ें। और सब जो आपका रूटीन है कि आपको 4 घंटे पढ़ने हैं, तो ये 4 घंटे के अंदर यदि कोई भी आपको दूसरा काम आता है तो पहली वरीयता आप पढ़ाई को दें। जी जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, आपके परिवार नहीं रह सकते। तब आप पढ़ाई की वरीयताओं को छोड़ करके उसकी ओर जाएं, लेकिन पहली वरीयता आप पढ़ाई को दें, जैसा कि अनुजा जी ने दिया और आज वे राजस्व अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं। तो अनुजा जी, आप मुझे ये बताएं कि आप इसके बाद आपकी भविष्य में क्या रणनीति है? आप भविष्य में और भी आगे इसके पोस्ट पे जाना चाहते हैं? क्या आप बीपीएससी की तैयारी यहीं पे समाप्त करेंगे या फिर आप इसके आगे भी कुछ सोच रखा है? तो आपकी इसके पीछे क्या रणनीति है? सर बीपीएससी सर अभी तो ये सर मेरा जो भविष्य की रणनीति है, अब तो बीपीएससी में सर अगर रैंक हासिल हो गई है, पद भी मिल गया है, तो अब मेरा सर फोकस यूपीएससी के लिए रहेगा। अब मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहूँगी। और सर और जो भी पोस्टिंग मिलती है उस पर बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अपना कार्य करके और टाइम निकाल के मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। जी, तो देखा छात्रों, अनुजा जी ने आपको बताया कि वो आगे जो है यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं और बीपीएससी में शानदार सफलता हासिल करने के बाद उनका मनोबल और भी ऊंचा है और वे आपके सामने ऐसा बोली है कि वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो हमारी टीम और आप सभी के दुआ से हम लोग ऐसी आशा करेंगे कि अनुजा जी बहुत जल्द यूपीएससी कंप्लीट करके हमारे बीच आए और फिर मैं उनका जो है इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो हमारी बेस्ट विशेष है अनुजा जी आपके साथ, आप जल्दी से यूपीएससी कंप्लीट कीजिए। चलिए, और फिर आप ये जो इस सफलता हासिल किए हैं, आपने बीपीएससी के राजस्व अधिकारी के रूप में अंतिम रूप से चयन हुए हैं, तो इस सफलता के पीछे आप किनको श्रेय देना चाहते हैं? सर अगर श्रेय की मैं बात करूं तो मेरे माता पिता को ही मैं 100% श्रेय देना चाहूँगी। जी बिल्कुल, क्योंकि मेरी माता का 2015 में देहांत हो गया था
और उनका एक बड़ा सपना था कि मैं एक अफसर रैंक पे आऊँ। तो सर वो चीज़ मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है। तो मैं ये कहूँगी कि मेरे माता पिता का त्याग और मेहनत ही आज रंग लेकर आई है जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और ऐसे मैं थैंक यू पूरे परिवार को कहना चाहूँगी, जैसे मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी, मेरे बड़े पापा, मेरी बड़ी मम्मी, मतलब इंटायर फैमिली को मैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट लाइक फ्रेंड्स जो कि बहुत मददगार साबित हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस कोचिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय सक्सेस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अनुजा जी ने देखा, आप लोगों को बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी माँ का जो सपना था उसे उन्होंने पूरा कर दिखाया। तो ये जुनून को हमारी टीम सलाम करती है और आप लोग से हमारी आशा रहेगी कि आप लोग भी अपने माँ बाप का सपना साकार करके हमारे मंच पे आएँ। तो अनुजा जी, आप अंतिम सवाल हमारा ये है कि आपने जो पोस्ट धारण किया, जो पोस्ट आपको मिला है, आप उस पोस्ट के अंतर्गत रह करके किस तरीके से आप लोगों के बीच अच्छा काम करेंगी, आपका क्या उस पर रणनीति रहेगा? ये सर चेंज लाने के लिए ही सिविल सर्विसेज का सपना देखा था। और सर जितना भी इसमें काम मिलेगा उसको मैं ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी के साथ बिल्कुल वो चीज़ करना चाहूँगी, क्योंकि आप सही काम करते हैं तो वो एक आपको अलग, जब लोगों का अप्रिसिएशन होता है। हम भी सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं किसी ऑफिसर के कारण किसी की लाइफ में अगर चेंज हुआ है तो बड़ा मोटिवेट करती है ये सब चीज़ें। तो मेरा भी प्रयास रहेगा कि मैं चेंज लाने की कोशिश करूं, जो कुरीतियां हैं समाज में वहाँ पे चेंज करूं। और ऑफिस कल्चर की जो हम सुनते हैं कि सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सर, तो उन सब चीज़ों को मैं। तो अनुजा जी, जैसा कि आप एक महिला कैंडिडेट हैं और महिला कैंडिडेट के रूप में राजस्व अधिकारी के रूप में चयनित हुए हैं, तो आप इस पोस्ट पे जाने के बाद महिलाओं के लिए क्या करने वाली है? ये सर अभी तो जैसे रेवेन्यू ऑफिसर का क्या मतलब रोल रहेगा वो सर मुझे ज़्यादा तो अभी नहीं पता, पर हाँ सर जैसे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है कि अंचलाधिकारी का पोस्टिंग रहेगा, तो सर मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम भी सर अगर ब्लॉक लेवल पे जाते हैं तो कुछ भी सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी बहुत दौड़ना पड़ता है। हाँ। तो सर मेरा तो यही रहेगा कि मैं एक्सेस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जितना एक्सेसिबल रहे लोगों के लिए, तो और ये मेरी प्रयास रहेगा। और दूसरा कि ग्रीवियांस सेल को मैं बिल्कुल स्ट्रेंथन करना चाहूँगी कि लोग को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिले और ऐसा डर ना हो कि ब्लॉक जाएंगे तो काम नहीं होगा। जो डर वर्तमान समय में लोगों को रहता है कि एक सर्टिफिकेट यदि बनाना हो तो कई चक्कर काटने पड़ते हैं ब्लॉक के। और सर महिलाओं को तो और भी सर बहुत तो महिलाओं के लिए सर अलग से सुविधा रहेगी सर, अगर अलग लाइन की और बहुत सारी सेफ्टी की। और सर हम देखते हैं कि सर ब्लॉक लेवल पे टॉयलेट का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, जो महिला परेशान हो जाती है अगर वहाँ पे काम, तो उस पे भी सर मेरा रहेगा कि फुल अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सर वहाँ रहे। तो देखा दोस्तों, अनुजा जी ने किस तरीके से हमारे सारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से दिया और मुझे उम्मीद है कि आप इस सवालों के जवाब को सुन करके आपके अंदर भी उतनी जोश और ऊर्जा आएगी जितनी जोश और ऊर्जा अनुजा जी में है। तो जिस प्रकार उन्होंने तैयारी की, आपने सुना कि किस प्रकार उन्होंने पीटी से लेकर के इंटरव्यू तक का सफ़र किया और अपनी अंतिम सफलता राजस्व अधिकारी के रूप में प्राप्त की। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो जैसा कि अनुजा जी ने बताया, यदि आप उनके निर्देश पे चलते हैं, आप सही और नियमित ढंग से अभ्यास करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप जरूर अंतिम रूप से सफल होंगे। और आप इसी उम्मीद से अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए और मुझे आशा है कि आप लोग भी अनुजा जी की तरह सफल होंगे और ज़रूर हमसे एक बार मुलाकात होगी आप लोगों की। तो चलिए दोस्तों, फिर विदा लेते हैं आपसे, फिर मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम।